नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक दूजे के लिए। अपने दोस्तों के आग्रह और पूर्ण सहयोग के आश्वासन पर शरद छात्र संघ के चुनाव में खड़ा हो गया। अच्छे वक्ता होने और अच्छे व्यक्तित्व होने के कारण शरद को अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा था। खास तौर से लड़कियां शरद से खूब प्रभावित थीं और उसके लिए बढ़ चढ़कर काम कर रही थी। इन्हीं लड़कियों में थी प्रज्ञा, जो शरद की जीत के लिए जी जान से लगी थी। शरद भी यह नोट कर रहा था। कॉलेज के इन चुनावों के दौरान 15-20 दिनों में ही शरद का प्रज्ञा से काफी घुलना मिलना हो गया। शरद के जीतने के बाद उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। अब सब अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गए थे, पर शरद प्रज्ञा के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पा रहा था। जब भी प्रज्ञा दिखाई दे जाती, वह उससे बातचीत करने का प्रयास अवश्य करता। प्रज्ञा भी शरद को इग्नोर नहीं कर पाती। सच तो ये था, उसे भी शरद का साथ अच्छा लगता था। दोनों अब अक्सर मिलने लगे थे, कॉलेज में भी और कॉलेज के बाहर भी। शरद के पिता नहीं थे, केवल माँ थी। माँ को पिता की मृत्यु के बाद उनके एवज में मिली क्लर्क की नौकरी से ही दोनों का जीवन यापन हो रहा था। शरद ने प्रज्ञा को कभी अंधेरे में रखा भी नहीं, उसे अपनी स्थिति से पूर्ण अवगत करा दिया था। प्रज्ञा एक संपन्न परिवार की लड़की थी, पर प्रेम यह सब कहाँ देख पाता है। अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपने प्रेम का इजहार एक दूसरे से नहीं किया था, जबकि दोनों एक दूसरे के आकर्षण में पूर्ण रूप से बंधे थे। अचानक एक दिन शरद ने प्रज्ञा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, प्रज्ञा, क्या तुम अपनी होने वाली माँ को मिलना चाहोगी? एकदम इस प्रकार का प्रस्ताव सुनकर प्रज्ञा हैरान रह गई। मुंह से कुछ न बोलकर प्रज्ञा ने केवल अपने हाथ से शरद के हाथ को दबा दिया। यह प्रज्ञा की मौन स्वीकृति थी। शरद प्रज्ञा को अपने घर अपनी माँ से मिलवाने ले गया। माँ प्रज्ञा को देखकर बहुत ही खुश हुई। फिर भी माँ बोली, प्रज्ञा बेटी, देख, यही हमारा छोटा सा घर है। हम अमीर नहीं हैं। अब आगे शरद कमाने लगेगा। क्या तुम हमारे साथ रह पाओगी? बेटा, खूब सोच समझकर निर्णय करना। दूसरी बात, बेटा, क्या तुम्हारे घर वाले इस संबंध को स्वीकार कर लेंगे? अभी नहीं बेटी, बाद में खूब सोच समझकर जवाब देना, तभी मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हें मांगने जाऊंगी। प्रज्ञा ने शरद को साफ कर दिया कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगी। अपने पिता को भी वह जल्दी ही मना लेगी। दोनों प्रतिदिन ही मिलते थे और भविष्य की योजना बनाते रहते। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही शरद को इत्तेफाक से तुरंत ही एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया। अब तो धीरे धीरे घर की स्थिति और सुधरने लगी। इधर कई दिनों से प्रज्ञा मिलने नहीं आ रही थी। इससे शरद चिंतित था, कहीं वह बीमार तो नहीं। इसी सोच विचार में उसके कदम प्रज्ञा की घर की ओर चल पड़े। उसने सोच लिया था कि भले ही उसके पिता को अच्छा ना लगे, पर वह प्रज्ञा को आज अवश्य देखकर आएगा। तभी सामने से आती कार में उसे प्रज्ञा दिखाई दे गई। दोनों की निगाहें मिली, पर प्रज्ञा ने अपनी निगाहें दूसरी ओर कर ली। इससे शरद को धक्का लगा। वह वापस मुड़ गया। अब उसके दिमाग में सवाल था कि प्रज्ञा उससे विमुख क्यों हो गई भला। इसी सोच विचार में चलते चलते उसका पांव एक पत्थर से टकराया और संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिर गया और उधर से गुजर रहे एक टेम्पो ने उसको घायल कर दिया। शरद के एक्सीडेंट की बात सुनकर उसके कॉलेज के कई दोस्त उससे हॉस्पिटल में मिलने आए। उन्हीं से पता चला कि प्रज्ञा मिली थी। हमने उससे अपने साथ हॉस्पिटल आने को कहा था, पर उसने बाद में आने को बोला। वैसे प्रज्ञा काफी कमजोर लग रही थी। इसका मतलब ये हुआ प्रज्ञा को शरद के हॉस्पिटल में एडमिट होने की जानकारी तो है, तो फिर क्यों नहीं आई? क्या उसको उसकी गरीबी रास नहीं आई? प्रज्ञा नहीं आई ना माँ, मन नहीं मानता। वह इस प्रकार मुंह मोड़ लेगी। बेटा, तू उसका ख्याल छोड़ दे। सपने सभी सच हों ये जरूरी तो नहीं। बस तू जल्दी ठीक हो जा बेटे। मैं क्या करूं माँ? प्रज्ञा का चेहरा मेरी आंखों के आगे से हटता ही नहीं। कहते कहते शरद बिलख पड़ा। माँ ने शरद को अपने में समेटते हुए कहा, बेटा, हमारा प्रज्ञा के परिवार से कोई मेल नहीं है। प्रज्ञा हमारे घर आ भी जाए तो कैसे रह पाएगी? पर माँ, मैंने तो उससे कुछ छिपाया ही नहीं। तुझसे भी तो मिलवाया था, वो घर भी तो आई थी। फिर अब क्या हो गया? सोचते सोचते शरद का सिर फटने को हो जाता। वह दिन भी आया जब शरद शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो
घर जाने के लिए माँ के साथ निकला। वह रिक्शा में बैठने ही वाला था कि उसे कार से उतरते हुए प्रज्ञा दिखाई दी। उसे लगा कि वह उससे ही मिलने आई होगी। शरद ने माँ को घर भेज दिया और खुद हॉस्पिटल की ओर बढ़ चला। हॉस्पिटल में उसे प्रज्ञा दिखाई नहीं दी। उसने नर्स से पूछा कि अभी जो लड़की आई थी वह कहाँ है। नर्स ने बताया कि वह अपने को दिखाने आई है और डॉक्टर के चैम्बर में है। प्रज्ञा बीमार है सुनकर शरद चिंतित हो गया और वह डॉक्टर के चैम्बर की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसे अंदर से आवाज आई, देखिए शुक्ला जी, घबराने की कोई बात नहीं है। अब मेडिकल में कैंसर का इलाज संभव है। फिर ये तो अच्छा ही हुआ कि प्रज्ञा के कैंसर की जानकारी तो पहली स्टेज में ही पता चल गई है। समय तो लगेगा पर प्रज्ञा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुनकर शरद अपने स्थान पर खड़ा का खड़ा रह गया। अब उसकी समझ में आया कि प्रज्ञा ने उससे क्यों दूरी बनाई है। इतने में ही अपने पिता के साथ प्रज्ञा डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकली तो सामने शरद को पाया। शरद को देख प्रज्ञा आंखों में आए आंसुओं को ले दूसरी ओर तेजी से जाने लगी तो शरद ने प्रज्ञा को आवाज देकर अपना वास्ता देकर रुकने को बोला। प्रज्ञा दूसरी ओर मुंह करके रुक गई। तभी उसके पिता शुक्ला जी ने शरद के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटा क्या तुम ही शरद हो? शरद ने उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन किया और प्रज्ञा से बात करने की अनुमति मांगी। शुक्ला जी चुपचाप उन्हें छोड़कर दूसरी ओर चले गए। शरद ने प्रज्ञा के कंधों को पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ करके कहा, प्रज्ञा, सब दर्द अकेले ही सहने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं था? प्रज्ञा, क्या सोचा था तुमने? क्या तुम बिन मैं रह पाऊंगा? क्या मुझ बिन तुम रह पाओगी? शरद शरद कहते प्रज्ञा बिलख पड़ी और शरद से चिपट गई। शरद तुम ही बताओ, इतनी बड़ी बीमारी लेकर तुम्हारे पास कैसे आती मैं? मुझ पर क्या तनिक भी विश्वास नहीं था प्रज्ञा? पीछे से अपनी आंखों में पानी को पोंछते हुए शुक्ला जी आ गए। बोले, बेटी प्रज्ञा, मुझे तेरी पसंद पर गर्व है। आओ बच्चों आओ, कुछ नहीं होगा प्रज्ञा को। दुनिया में कहीं भी मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊंगा। शरद, प्रज्ञा तुम्हारी ही रहेगी। शरद ने आगे बढ़कर शुक्ला जी के पांव छू लिए। शुक्ला जी ने शरद को गले से लगा लिया। शरद बोला, पापा, मैं कल ही प्रज्ञा से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। शुक्ला जी ने दोनों को गले से लगा लिया। अगले दिन ही दोनों की शादी कर दी गई। 2 वर्ष बाद डॉक्टर कह रहे थे, शुक्ला जी बधाई हो, प्रज्ञा जीत गई है। उसने कैंसर पर विजय प्राप्त कर ली है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।